बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो आज के दिन अदलिया मुखालिफ तकारीर पर जो 2018 में की गई थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। 2018 में जो तकारीर की थी वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं, तो अब देखना यह है कि तब जब तकारीर की गई थी तो अदालत इस्तेहकाक क्या इस्तेमाल करती है कि पुराने लोगों पे तनकीद को हज़फ कर दिया जाता है, या फिर उनमें से अभी भी जो 2-3 हाजिर सर्विस जजेज़ हैं उन पे तनकीद है, उसको इस पैराए में देखा जाता है। इसको लेके आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब को किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जाती दिखाई नहीं दे रही, वो इनके फ्रंट फिट पर आई हुई है और इनके मद्दे मुकाबले ही अपनी तहरीक चलाना चाहती है, अपना तमाम तर पॉलिटिकल नैरेटिव रखना चाहती है, 16 माह का बारे गिरा भी अपने कंधे के ऊपर नहीं रखना चाहती, तो उसमें वो किस हद तक कामयाब होगी। जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है वो किसके साथ अपना गठजोड़ बनाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हालिया जमीयत उलमा इस्लाम फे से मुलाकातें की हैं, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात का नतीजा क्या रहेगा। आने वाले दिनों में ये जो इल्हाक बनने जा रहा है वो कौन सा इल्हाक बनेगा। इलेक्शन के हवाले से जो मुमकिन तारीख मंजर आम पे आ रही है, उस पर अगर इलेक्शन होते हैं तो किसकी तैयारी किस हद तक मजबूत है, इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, वज़ीर आज़म हो सकता है, सबसे पहला सवाल ये होगा तो वही जिसे वोट पड़ेंगे, लेकिन आपकी नज़र में इस वक्त मजबूत कैंडिडेट कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, बड़ी दिलचस्प बात आपने की और बड़ी मज़ेदार बात है, और मैं आपको एक बताऊँ इस पर हुआ क्या। नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने के हवाले से उनके आने से पहले इतनी लॉबिंग, इतना प्रोपोगंडा, इतने कालम, इतने व्लॉग, इतना कुछ किया गया कि ये तासर मिलना शुरू हो गया कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं ये वज़ीर आज़म हैं। प्रोटोकॉल, बाकी चीज़ें, ये सारा कुछ इस कदर किया गया, जिसे कहते हैं ना शाह से ज़्यादा शाह का वफादार कुछ लोग होते हैं ना, उन्होंने इस मामले को इतना उठा दिया, इतना उठा दिया, इतना उठा दिया कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, जिससे मियाँ नवाज शरीफ को फ़ायदा नहीं मिला। अच्छा, इतना उठाने का ये होना था कि शायद बहुत से लोग टूट के इनके घोंसलों में आ जाते, बहुत से लोग जो हैं वो दूसरी जमातों से इनके तरफ भी आते, बहुत से वोटर इनकी तरफ आ जाते कि जनाब अब तो फैसला हो गया जी, चूँकि मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है। देखिए, इस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म वो बनेगा जिसको वोट पड़ेंगे, और वोट की ताकत से ही वज़ीर आज़म बनता है। इससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ है कि बेबस पार्टी सीधी हो गई, इवन मौलाना फजलुर रहमान सीधे हो गए, यहाँ तक कि ANP और दीगर लोग, अख्तर, मेंगल, जितने लोग थे सब के सब खुद डुलकर इनके सामने आ गए। इन्होंने कहा इसका मतलब इलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन हो रही है। जो मियाँ नवाज शरीफ के बड़े करीबी लोग जो हैं वो दावे कर रहे हैं, इनके कालम लिखने वाले दावे कर रहे हैं, इनके साथ चलने वाले दावे कर रहे हैं, इनके करीबी लोग दावे कर रहे हैं, इनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये फलां फलां हो रहा है। इससे ये हुआ यासर, पहले एक मुखालिफ था, अब एक से कई ज़्यादा मुखालिफ जो है वो खड़े हो गए। अब उन सब तमाम मुखालफिन के खड़े होने से नुकसान मियाँ साहब को ये हुआ कि अब मियाँ साहब को जो एक चीज़ मिलनी थी ना, कि बहुत से लोग इनके पास आ जाएंगे, इनके घोंसलों में आ जाएंगे, बहुत से इत्तेहादी इनके साथ मिल जाएंगे, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर फरमाई थी, याद है ना, मीनार पाकिस्तान के हम सबको साथ लेकर चलेंगे। अब उन सब में से कोई भी इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का आज आपने जलसा देख रहा, जैसे भी जलसा हुआ अच्छा जलसा हुआ, उस जलसे में भी मियाँ साहब के कोई हक में चीज़ नहीं आई। फरदौस आशिक अवान खुल डुल के इन पर तनकीद कर रही है। वो हक में कैसे आएगी? कल राना तनवीर साहब भी तो कह गए ना कि वो तो PTI की जैली PTI की, बिल्कुल। पीपल्स पार्टी खुल के इन पे तनकीद कर रही है, ANP खुल के इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। ANP के बलोर साहब के साथ जो किया गया है, उसके बाद वो तो खुल डुल के, ठीक है। और उसके बाद यह है कि आज की जो तकरीरें हैं पीपल्स की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, जिस पे उन्होंने जो कहा कितने साल से ये इक़्तिदार में है, इन्होंने क्या किया है, तो इसके बाद जितने लोग थे वो खुलकर अब उनका टारगेट एक शख्स बन गया, जो शख्स है मियाँ नवाज शरीफ। अब मियाँ नवाज शरीफ ने अगर कल तक कुछ बनना था तो मैं नहीं समझता कि मेरे एक सियासी तज़िये के मुताबिक या मौजूदा हालात के मुताबिक जब इतनी सियासी जमातें खुल डुल कर मुखालफत करनी शुरू कर दें तो फिर अपने ही क्या होता है ना, अपने गिराते नशेमन पे बिजलियाँ। इनके अपनों ने ही वक्त से पहले इन्हें इस कदर शोर डाल कर, इस कदर प्रोपेगेंडा करके ये हाल कर दिया कि मियाँ साहब अब मुझे तो वज़ीर आज़म की दौर में नज़र नहीं आते। आगे फैसला इलेक्शन ने करना है, सिलेक्शन ने नहीं। सिलेक्शन होती ना यासिर साहब
तो फिर फैसले और होते। जब होने ही इलेक्शन है, हलीम खान साहब तो लोग कहते हैं कि इतनी बार आप बरसर इक़्तिदार आ चुके हैं, तो अब आप कैसे आ सकते हैं बरसर इक़्तिदार। दूसरी बात, उन्होंने PTI पे तनकीद कर दी। उन्होंने कहा 10 साल हमने मेहनत की नया पाकिस्तान बनाने के लिए, जब मसंद इक़्तिदार पे बैठे तो आप किसी और तरफ को चल दी। सर जी मैं कह रहा हूँ कि PTI का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा। जिक्र आपने किया, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा था वो तो हो रहा था नवाज शरीफ का। PTI का वोट है या नहीं है ये तो इलेक्शन में पता चल जाएगा। PTI कहाँ खड़ी है कहाँ नहीं खड़ी है तो इलेक्शन में पता चल जाएगा। लेकिन आपने इलेक्शन की दौर में क्या, मियाँ साहब थे दौर में, लेकिन उनके अपने ही लोगों ने उन्हें मरवाने में कसर नहीं छोड़ी। मुझे नहीं लगता आपके मियाँ साहब अब इस इलेक्शन की दौर में होंगे। IPPB ने दावा किया है, जिस तरीके से दावा हमजा शहबाज साहब कर गए, वो ये कहते हैं कि हम इक़्तिदार में आए तो 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। मैं अब लफ्ज़ सख्त सा बोलने लगा था, लेकिन TV पे बैठे हैं ये अच्छा नहीं लगता। कौन देगा 300, कौन देगा 300 यूनिट फ्री? है इनमें से कोई? इन सब के पास जो लोग काम करते हैं, कभी जाके देखें उनकी सैलरीज कितनी है, कभी जाके देखें वहाँ पे क्या है। मैं वो फुटी चलाना नहीं चाह रहा TV पे कि लोगों को आटा और क्या क्या दे के लाया गया है। मैं वो फुटी चलाना नहीं चाह रहा जिसमें ख़वातीन खुद कह रही हैं कि जलसे के बाद हमें पैसे मिलेंगे। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे इलेक्शन कोई 6-7 माह और लेट हो जाए, लोगों को पैसे, आटा, घी, चीनी मिलनी तो शुरू होना, लोगों को मोटरसाइकिलें तो मिलनी शुरू होना। इन सियासी जो लीडर हैं इनकी जेबें भी कुछ हल्की होनी शुरू हो, इनकी जेबों से भी पैसा निकलना शुरू हो। इनकी जेबों से निकला पैसा चले चंद लोगों को मिले तो सही ना। यासर साहब, वज़ीर आज़म की दौर से ये लोग फारिग हो चुके हैं। मैं आपको बड़ा क्लियर कह दूं, आने वाले दिनों में कौन, मियाँ साहब भी फारिग हो चुके हैं, IPPB भी फारिग हो चुकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं आ सकती, उधर PTI पार्लियामेंटेरियन में भी आप किसी को नहीं समझते, JUI फे में से भी किसी को नहीं समझते, PTI में से कोई है ही नहीं, तो वज़ीर आज़म कौन बनेगा? ये कोई है नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। ये तो आपकी ख्वाहिश हो सकती है ना। मेरी ख्वाहिश भाई एक बात तो ज़हन में रखें, जो मुजरम नहीं है, जो मुजरिम नहीं है, मुल्ज़म है, वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। मुजरम इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मुजरम इलेक्शन नहीं लड़ सकता चाहे वो किसी भी सियासी जमात से तल्लक रखता हो। तो इलेक्शन का शेड्यूल आने दें, इलेक्शन का मैदान सजने दें, तो आपको नज़र आ जाएगा जिसको कोई माइनस करके बैठा है वो प्लस हो गया, जो से प्लस करके बैठे हैं वो माइनस हो गया। ये फ़ैसला आवाम ने करना है और आवाम का फ़ैसला आने वाला है। मैं आपको ये भी बता दूँ, आवाम का फ़ैसला आने वाला है। आपने कल मुझसे पूछा था ना कि कौन क्या आने, चले मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको एक इशारा दे दिया। मियाँ साहब मेरी ज़ाती ख्याल में इलेक्शन की वज़ीर आज़म की दौर में नहीं है थे, उनके अपने दोस्तों की जल्दबाजी उन्हें ले डूबी। क्या अच्छा जल्दबाजियाँ, चले बता दें उसके कोई तज़किरा करते हैं छोटी मोटी। भाई देखें, सेल बड़ाई सब कहते हैं, बड़े मौसर हैं हमारे, बड़े भाई हैं, वो जो मैं सोशल मीडिया पा रहा हूँ वो कहते हैं जी उनको लाए इसलिए गया कि उनको वज़ीर आज़म बनाना है। उनके बहुत से लोग कहते हैं जी वज़ीर आज़म बन रहे हैं। शहबाज साहब कहते हैं जी फाइनल हो चुका है वज़ीर आज़म है जी, वो नारे लगाते हैं। मरियम साहबा कहती है वज़ीर आज़म है, राना तनवीर साहब कहते हैं वज़ीर आज़म है, उनके बहुत से लोग कॉलम लिखने वाले कहते हैं वज़ीर आज़म है, उनके हमायत में बोलने वाले कहते हैं वज़ीर आज़म है। अगर ये फैसला अवाम के वोटों के बगैर हो गया, ये अवाम के वोट डालने के बगैर हो गया, उनकी सज़ा का तयन होने के बगैर हो गया, उनके इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी है या नहीं देनी, इलेक्शन वो लड़ सकती है या नहीं लड़ सकते, उसके बगैर हो गया, तो फिर मुझे बताएं, फिर बाकी सियासी जमातें जो हैं वो एहतजाज भी करेंगी, वो सरापा एहतजाज भी होंगे, और फिर ऐसे इलेक्शन जो होंगे वो गैर मुतनाज़ा इलेक्शन हो जाएंगे। वो मुनसिफाना इलेक्शन नहीं उन्हें समझा जाएगा, जितने मर्जी वो मुनसिफाना इलेक्शन हो, लेकिन उन्हें मुनसिफाना नहीं समझा जाएगा। बड़ी बड़ी क्लियर सी बात है। नंबर एक तो मैं आपको खबर दे रहा हूँ, जिसको अवाम चाहेगी इलेक्शन वही जीतेगा। सब ऐसे दावे तो 2018 में भी होते थे ना जी, ऐसे दावे तो 2018 में खान साहब के बारे में होते रहे। खान साहब के बारे में दावे होते रहे हैं, बिल्कुल होते रहे हैं, लेकिन खान साहब पाकिस्तान में ही थे। खान साहब पर कोई पर्चा नहीं था, खान साहब कैदी नहीं थे, खान साहब मुजरम नहीं थे, खान साहब पर कोई ऐसा केस नहीं चल रहा था। आप मुआवजा करते हैं तो फिर मुआवजा कीजिए ना, सब कहीं करिए मुआवजा। इसी तरह अब्दुल हलीम खान साहब हैं। अब्दुल हलीम खान साहब एक, मैं कह रहा हूँ कि अब्दुल हलीम खान को मजमा लगाना आता है, उसके पास एक क्राउड है। मैंने उस दिन कहा था कि जो लाहौर में उन्होंने एक लेकिन वो सवाल पैदा होता है कि एक हल्के का क्राउड होना और पूरे पाकिस्तान का क्राउड होना, उसमें तो फ़र्क होता है ना सर। बिल्कुल फ़र्क होता है, बिल्कुल फ़र्क होता है। तो ये फ़र्क मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, आपने मीनार पाकिस्तान पर पूरे पाकिस्तान का क्राउड इकट्ठा किया, जो एक हल्के के भी क्राउड से थोड़ा था। एक हल्के में 3 लाख कुछ हज़ार वोट हैं, NA के हल्के में
तो आपने क्या 3,00,000 बंदे वहाँ पे इकट्ठे कर लिए? वोट वहाँ पे कोई 14 साल के शख्स का नहीं है, कोई 8 साल के बच्चे का नहीं है, कोई 16-17 साल के बच्चे का नहीं है। जिसका शनाख्ती कार्ड बना, उसका वोट बना, वो होता है। तो वहाँ पे तो सारे वही लोग आए थे ना जिनकी एज ज़्यादा थी। तो क्या उतने लोग हैं, उतने लोग थे एक हल्के जितने? तो फिर आप बात कर लें। अभी आज जुबैर लतीफ़ ने कहा नहीं जी मैदान खुला छोड़े, हम भी यही कहते हैं मैदान खुला छोड़े। तमाम लोग जिनको इलेक्शन लड़ने की आइन इजाज़त देता है उनको इलेक्शन लड़ने दें, उनको इलेक्शन के मैदान में आने दें, और अवाम जिसको मुंतखब करती है उसको मुंतखब होने दें। यासर इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना, उसको मुंतखब होने दें। लेकिन आप वक्त से पहले आप ये कह दें खान साहब वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, बिलावल वज़ीर आज़म, नहीं भाई, नारों की हद तक ठीक है, दावों की हद तक नहीं। नारों की हद तक हर सियासी जमात अपने लीडर को वज़ीर आज़म बनाए, मौलाना साहब को बनाए, एमन वली खान साहब को बनाए, खालिद मकबूल सदीकी को बनाए, जिसको मर्जी बनाए, यह सियासी जमातों का काम है। लेकिन वाम के वोटों से, वोट के बगैर अगर आप इलेक्शन या सिलेक्शन इन दोनों में से एक चीज़ का फैसला करना तो इलेक्शन ही होना है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो बेहतरीन हमारे इदारे हैं वो इलेक्शन ही करवाएंगे और मुनसिफाना इलेक्शन होंगे, क्योंकि अगर मुनसिफाना इलेक्शन नहीं होते तो फिर ये इलेक्शन टाइम नहीं निकालेंगे। या सर फिर ये इलेक्शन 3 माह 4 माह या 5 माह, इससे ज़्यादा के इलेक्शन नहीं होंगे। अब आपने एक और बात की थी, मियाँ साहब को एक तकारीर में बुला लिया गया। अब कानून बड़ा वाज़ेह है, एक शख्स किसी जगह खड़े हो के अगर पाकिस्तान के किसी भी बड़े अदारे के ख़िलाफ़ बात करे, अदलिया के ख़िलाफ़ बात करे, अभी तो उसमें बहुत से लोगों को बुलाया जाना है। आपने 2018 की तकरीर, मेरे पास जो आज की बड़ी ख़बर है, ख़बर मैं आपको बड़ी दे देता हूँ। ख़बर ये बड़ी है कि एक सियासी जमात ने 2018 के बाद का भी एक बड़ा रिकॉर्ड निकाल लिया है, बड़ा रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड, और उस वीडियो रिकॉर्ड की कायदा फ्रांसिक भी करा ली गई है। ये खबर दे रहा हूँ आपको, फ्रांसिक भी करा ली गई है। और उस फ्रांसिक को कराने के बाद जब ये केस चलेगा तो फिर 7 जो पटिशन मज़ीद दायर होंगे और उसमें वो चीज़ें भी रख दी जाएंगी। ये लें जनाब, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये 2018 था, ये 2019 का है, ये 2020 का है, ये 2021 का है, ये सारा कुछ आना है। और जब वो सारा कुछ आना है तो फिर फैसला जो दोनों में से एक होगा। अगर आप कहते हैं तनकीद का हक है, ये गाली निकाल सकते हैं, चाहे अदलिया हो चाहे कोई और अदारा हो, तो फिर वो सब पे लागू होगा। और अगर आप कहते हैं नहीं है तो फिर वो भी सब पे लागू होगा। फिर कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। पहली बात है, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। पाकिस्तान की अदलिया पे आप तनकीद फैसलों पे कर सकते हैं अपनी आइनी हदूद के अंदर रह के। आप अदारों पे तनकीद उस सूरत में कर सकते हैं जो आपका जितनी आपको इजाज़त है। लेकिन अगर आप अदारों पर तोपों का रुख सीधा कर दें, अदारों पर हमले शुरू कर दें, अदारों के ऊपर आप तनकीद वो करें जिससे मुल्क का नुकसान हो, तो चाहे आप राना अज़ीम हो, चाहे यासर रशीद हो, चाहे कोई भी हो, फिर उसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा राना साहब, इस काम में पाकिस्तान पार्टी ने जो मंशूर दिया उसने तो ये दिया मुफ्त बिजली का, उसने मंशूर दिया। सानों पैसे ना ने मिलती भाई यासर साहब, मुझे नहीं समझ आती आपकी यार। पता नहीं बब्बर शेर कैसा आदमी है तू यार। ओ यार मुझे एक बात तो बता, पैसों से मिल नहीं रही बिजली, तो मुफ्त देने चला है। तो ये तो अलीम खान साहब से पूछे ना, ये तो मैं पूछूं पूछे ना, ये तो अन चौधरी साहब से पूछे ना। नहीं, अन चौधरी साहब से नहीं। अच्छा, नहीं, मियाँ साहब बुरा मना जाएंगे। वो सुनने में आया है कि मियाँ साहब को किराए पे दिया था हेलीकॉप्टर, फिरदौस आशिकवान साहब ने के जावा फिरदौस आशिकवान, मैं थोड़ी कह रहा हूं फिरदौस आशिकवान। तो अन चौधरी भी किराए पे दिया था। मजदूरी कम से कम 50,000 देने के इससे कम मैं अर्ज कर रहा हूँ, क्या अन चौधरी भी किराए पे दिया? मैं वो उस तरफ आता ही नहीं, मैं नहीं आते नहीं, मैं नहीं आता के जामा दाटता हूँ। मेरा काम नहीं, मुझे मैंने कह दिया, बहन है मेरी, उन्होंने कह दिया जनाब हमने किराए पे हेलीकॉप्टर दिया। मैं यकीन से कह सकता हूँ जहांगीर तरीन सब हेलीकॉप्टर किराए पे नहीं दे सकते। और यार वो एक बड़ा आदमी है, जेन्युइन बात है, नहीं दे सकते वो किराए पे। वैसे ही हदियतन तोहफतन, हदियतन तोहफतन, अकीदतन और रिश्वतन, जो भी आप समझ लें। मैं ये नहीं कहता, ये लफ्ज़ होते हैं आखिरी जो पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं है उसको नहीं जी, काट दें इस लफ्ज़ को काट दें जी। चलें, यासर साहब ने कह दिया, चूँकि ये इनकी बात में इनकार कर ही नहीं ना सकता। ये भी सियासतदानों की तरह मुकद्दस गाए हैं। तो ये यासर साहब बड़ी फिर मुझे बताया ना, वो तो किराए पे गए, तो अन चौधरी किराए पे गया था यार। ना करें, ये भी काट दें। ये मैं कह रहा हूँ, आपने कहा है चले अन चौधरी अकीदत में गया था।
या किराया वसूल करने गया था? हाँ हो सकता है। ठीक है ना, रकम तो भी किराया देनी है वसूल ना। करने गया था तो अकाउंटेंट गया या क्या करने गया मुझे नहीं पता। कभी उसका इल्ज़ाम लगता था चेयरमैन पीटीआई पे कि उनका कार्य खास है, अब ये कुछ लगता मुझे नहीं समझ आती सियासत में क्या होता है यार, हम तो सीधे साधे आदमी हैं, हमें तो इन चीज़ों का इल्म ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, अगर फरदौस आशिक अमान साहबा ने ये कहा है जो आप कह रहे हैं, तो फिर मुझे भी हेलीकॉप्टर चाहिए, किराया पूछ ले, मैंने भी 2-3 जगह जाना है। सड़कों पर यह नहीं जाना। लेकिन अच्छा, मैं यार मंशूर की बात करता हूँ, वापस आता हूँ इससे कहा पहले मंशूर तो चले सुन मुझे लेना। ये राना बता- साहब पहले मंशूर तो सुन चले लेना सर। सुना देंगे मंशूर। सर मंशूर ये है कि मुफ्त बिजली फराम की जाएगी ओके जी, 300 यूनिट तक, 300 यूनिट, ठीक है, सस्ते दामों पेट्रोल फराम किया जाएगा, ओके हो गया जी, और ये जो मोटरसाइकिल वाले हैं उनको आधी कीमत पे पेट्रोल फराम किया जाएगा, ओके हो गया, मुफ्त अद्वियात फराम की जाएंगी, ठीक हो गया जी, मजदूर की कम से कम उजरत 50,000 रुपया होगी। ठीक हो गया। सर देखें कितनी अच्छी ऑफर। ये मैं कह रहा हूँ कमाल का उनका मंशूर है। कोई एक सियासी जमात मुझे बता दे जिसका मंशूर अच्छा नहीं है, कोई एक सियासी जमात बता, है कोई एक सियासी जमात, कोई एक सियासी जमात? और भाई ये मंशूर की हद तक बहुत अच्छा है, आवाम को धोखा देने के लिए हर सियासी जमात का मंशूर, मैं किसी एक जमात पे बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या कभी किसी सियासी जमात ने आज तक, जब से पाकिस्तान बना है आज तक, ये चीज़ें आवाम को दी हैं? क्या आवाम को ये चीज़ें मिली हैं? क्या आवाम के साथ इन चीज़ों का जिस पर इन्होंने वादा किया पूरा किया? नहीं किया गया। या सर आज मुझे सबसे बड़ा ये सारी चीज़ें चल रहे थे, दुख हो रहा है, इस पूरे जलसे को दिखाएं ज़रा, पूरी चीज़ें देखें। क्या यार आज अगर इस जलसे में इस झंडे के साथ कोई 101 झंडा फ़लस्तीन का भी हो जाता तो क्या कोई फ़र्क पड़ता यार? आज वहाँ पर ये ऐलान हो जाता कि जनाब हम अपनी तरफ से, कोई नहीं, दोनों बड़े आदमी हैं, बड़े रफ़ाई इदारे चलाते हैं, कहते हैं कि आज हम अपनी तरफ से फ़लस्तीन की मदद के लिए इतना कुछ भेज रहे हैं। जमात इस्लामी बार तो जो इस्लामाबाद में वो आपको पता ही है जी, तो ये भी कर देते यार, इन सियासी जमातें अपने जलसों में कम से कम इसका जिक्र ही कर देती, और इसका जिक्र करके कुछ कम से कम एक पैगाम तो चला जाता ना, अच्छा खासा रश था, सब कुछ था। हमारे मुल्क में तो ये हो रहा है कि फ़लस्तीन में जो हो रहा है वो हो रहा है, किसी जगह म्यूज़िकल प्रोग्राम हो रहा है, किसी जगह खबरें चल रहे हैं, किसी जगह खाना फेस्टिवल हो रहा है, किसी जगह कुछ हो रहा है यार। क्या जवाब देंगे हम रोज़े महशर, क्या जवाब देंगे? पता है एक फ़लस्तीनी की मैंने एक गुफ्तगू सुनी है, उसका वीडियो मैसेज जो चल रहा है, उसने कहा कि मैं आलम इस्लाम के मुसलमानों से कहता हूँ आप हमारे जनाजे मत पढ़ें, आप हमारे जनाजे मत पढ़ें, क्योंकि आप जो हमसे कर रहे हैं वो ना करें। और एक बच्चे से सब सवाल किया गया कि बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे, फ़लस्तीनी बच्चे से, उसने पता क्या कहा यासर? उसने कहा हम तो बड़े होते ही नहीं, हमें बड़े होने से पहले मर जाते हैं, हमें मार दिया जाता है। लेकिन इन नफ्सा नफ्सी के इस माहौल में हमें जहाँ पर खराज अकीदत पेश करना है, जिनका साथ देना है, वो बज़ोर बाजू भी देना है और बज़ोर ताकत भी देना है, वो आपको हर उस इस्तात के मुताबिक देना है जो रब ने आपको फ़राहम की है। तो हम वहाँ पर अपना किस हद तक फ़र्ज़ निभा रहे हैं, ये एक बुनियादी सवाल है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, इन इशूज़ के ऊपर मज़ीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब से मियाँ साहब की वापसी हुई है उन पर तनकीद भी की है, अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। उनका ये कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है। उनका ये भी मानना है कि एक लाडले को जेल में रख के दूसरे लाडले को हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। अब इसी तनाजुर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी रिबर्टल दे रही है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रिबर्टल्स पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय क्या है? और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये भी समझती है कि 16 माह का बारे गिरा ये अपने कंधों के ऊपर नहीं रखना चाहते। तो क्यों नहीं रखना चाहते? क्योंकि इसे तो क्रेडिट के तौर पर पेश किया गया 16 माह को कि ये बेहतरीन गवर्नेंस का मुजाहिरा किया जिसने पाकिस्तान को मुआशी बदहाली से निकाल के बेहतरी की तरफ गामजन किया। तो इसी बारे में बात करने के लिए साबिक सूबाई वज़ीर सिंध रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तैमूर साहब, जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के हाथ पांव बांधे बगैर अखाड़े में उतारें, जिस मर्जी से मुकाबला करवा लें। और दूसरा वो ये कहते हैं कि हमें इंसाफ मिल जाए तो आप हमें लाडला कहते हैं। आपकी पार्टी लाडला कह रही है नवाज शरीफ साहब को, किन बुनियादों के ऊपर कह रही है? और ये लाडलापन आपको माजी करीब में दिखाई क्यों नहीं दे रहा था?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मैं समझता हूँ कि एक पूरी कोशिश की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को कोalition में चलाएं और बेहतरीन चलाएं। और आपको भी पता है और हम सब समझते हैं कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब का हाथ ना होता तो ये कभी मुमकिन नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते। तो जो ड्यू क्रेडिट है वो मिलना चाहिए। जो अभी की बात है, हम अभी भी मिल के चलना चाहते हैं। हम अभी भी इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए उसके बाद ही मिलकर काम करना चाहते हैं। तो जरदारी साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद हर चीज और उसके बाद सियासत आई। बस जारी बात है, अगर हम देख रहे हैं कि एक तरफ कितना एडवांटेज दिया जा रहा है और बाकी तरफ जो है वो बिल्कुल ही सिस्टम उल्टा नजर आ रहा है। आपके सिंध के सूबे के लिए जो है पॉलिसी कुछ और है और आपके पंजाब और केपीके के वगैरह के लिए आपकी पॉलिसीज अलग हैं। एक जगह सारे आपके मनपसंद अफसरान को पंजाब में लगाया जा रहा है और उसके बरअक्स हर चीज बिल्कुल अलग दिखाई देती है। सिंध में तो जब बात आती है पॉलिटिकल सियासी चेंजेस के अलावा जब हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस पे, तो वहाँ भी आप देखते हैं कि पाकिस्तान के बाकी सूबों के बरअक्स सिंध में जो अफसरान है वो भी आप पंजाब से लाके और इम्पोर्ट करते हैं। तो ये चीजें मायना खेज हैं इस तरह की। जब आप प्रोटोकॉल देखते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, तो मेरे साथ से अगर उनको इस किस्म का प्रोटोकॉल मिल जाए तो उसी का हक मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर के हमारे कैंडिडेट जो हैं बिलावल भुट्टो साहब भी रखते हैं। तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तो मैं समझता हूँ दोनों पार्टियां बड़ी अच्छी तरह और बड़ी खुशी से मुकाबला करेंगी। तो सियासत का मकसद ही सियासी मुकाबला है जो हम करने को तैयार हैं, पर बराबरी की बुनियाद पर ही। तैमूर भाई, खुर्शीद शाह साहब ने एक प्रोग्राम में हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली कि हमसे गलती होगी, हमें माफ़ कर दे कि हमने 16 माह इनके साथ गुजारे हैं, इनकी हुकूमत का हिस्सा बने। कल राना तनवीर साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि सबसे ज़्यादा वजारतें इंजॉय अगर किसी ने की हैं और सबसे तगड़ी वजारतें अगर किसी ने इंजॉय की हैं तो वो पीपल्स पार्टी ने की हैं, और अब पीपल्स पार्टी जानबूझ के इलेक्शन स्टंट बना रही है। देखिए जी, मैं तो नहीं समझता कि किसी को भी तगड़ी मिनिस्ट्रियाँ मिली हैं, किसी ने तगड़ी वजारतों के मजे लिए। मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक टफ टाइम था, ये बहुत ही एक मुश्किल टाइम था जिसमें से बड़ी मुश्किल से हम इन क्राइसिस से, इन फाइनेंशियल मसले मसाइल से, आपके IMF के जो लोन से, वर्ल्ड बैंक की जो पेमेंट्स थी, उनको बड़ी मुश्किल से हमने फेस करके और पाकिस्तान को वापस सीधे ट्रैक पे लगाया है। तो मजे तो मेरे ख्याल से किसी नहीं लिए, पर मेहनत बहुत ज्यादा की है। खसूसन चेयरमैन बिलावल ने जिस तरह से टूटे फूटे हमारे रिलेशनशिप्स हो गए थे हमारे दोस्त ममालिक के साथ, उनको बड़ी मेहनत के साथ और बड़े तरीकेकार के साथ जो है वापस ऑन बोर्ड लाए और वो दोस्तियां फिर से बहाल की। तैमूर तालपुर साहब, अगर देखें तो आप 16 महीने की इस हुकूमत को कैसा देखते हैं? मुश्किल दौर देखते हैं या आसानी देखते हैं? अगर मुश्किलात से निकाला है तो क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बनता है, और अगर मुश्किलात में मजीद फंसाया है तो फिर ये डिस्क्रेडिट किसके खाते में? नहीं, मैं समझता हूँ जो भी हमारी कोalition गवर्नमेंट थी, दोनों पार्टियों ने, दोनों साइडों ने पूरी कोशिश की और इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लाए। अगर हम ये ना करते तो अल्लाह माफ करे हमारा इकोनॉमिक जो था मुल्क का पट्टा बैठ जाना था और हमारी जो है रीपेमेंट सारी लैप्स हो जानी थी। और आप समझते हैं उसके बाद मुल्क का क्या बनता है। तो हमने मिलकर इस मुल्क को दिवाली बनाने से बचाया है। पर अब अगर कोई जमात समझती है कि उनके कैंडिडेट को फ्यूचरिस्टिक प्राइम मिनिस्टर की जो है प्रोटोकॉल मिलेगी, अगर कोई समझता है कि एक पार्टी को जो है पार्टी में आने से पहले हुकूमत का मालिक बना दिया जाएगा, तो ये बात तो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल आपने दोस्त कहा कि ये बात तो कोई भी सियासी जमात बर्दाश्त नहीं करेगी। तो फिर क्या कोई नया सियासी इत्तेहाद या इस मामले पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई नया अपना हिकमत अमली बना रही है, कोई नई स्टेटमेंट दे रही है या खुलकर इलेक्शन कमीशन से बात करने जा रही है? हमने कई बार इलेक्शन कमीशन से बात की है, हमने उन्हें खतूत भी लिखे हैं। ये खुशाइन बात है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी किसी भी बात को नाजायज करार नहीं दिया और हमारी किसी भी डिमांड को गलत नहीं कहा। उनका हर चीज़ पे यही जवाब होता है
कि हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा हम इलेक्शन लेट कराएंगे या नहीं करेंगे, पर अब हमारी बात के बाद वो कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द इलेक्शन करें। तो ये खुशआइन बात है। पर जो हमारी शिकायतें थी कि हमारी ऑनगोइंग स्कीम्स पर पैसे रोक दिए गए थे, हालांकि पाकिस्तान में चल रहे थे, उस पर अभी तक हमें कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। पर हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन विल मेक श्योर कि चारों सूबे और ये दोनों जो मेन पॉलिटिकल बड़ी पार्टीज है पाकिस्तान की, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड भी दी जाएगी और इक्वली भी ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में आप क्या राय रखते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपना जो मंशूर पेश कर रही है, आज उन्होंने जलसा किया, उन्होंने ये भी कहा कि मजदूर की तनख्वाह 50,000 रखी जाएगी, सस्ते दामों बिजली फराहम की जाएगी, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी, अद्वियात की फराहमी मुफ्त होगी। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कह दी हैं जो मौजूदा मुआशी मंजरनामे में तो फिट नहीं बैठ रही। देखिए जी, IPP जो है वो तो इज द किंग्स पार्टी। जैसे किसी जमाने में काफ लीग बनी थी, किसी जमाने में PTI बनी थी। ये बात मैं मानता हूँ कि कुछ अच्छे लोग, कुछ अच्छे चेहरे जरूर इस पार्टी में हैं, पर बेसिकली एक टांगा पार्टी है जो मैं समझता हूँ कोई रिजल्ट लेने में कामयाब नहीं होगी चंद सीटों के अलावा। और बातें तो ये वही पार्टी, वो चंद सीटें आपकी नजर में कौन सी हैं? कुछ जो इनके अच्छे चेहरे हैं, मैं समझता हूँ वो अपनी सीटें निकाल लाएंगे। बाकी सिर्फ एक नाम की पार्टी है। जिस तरह से केडर किया गया था, मैं समझता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह से PTI को जिताने की कोशिश की गई थी, इस तरह से आई होप IPP के साथ ना किया जाए। तो बातें तो ये बड़ी अच्छी अभी भी कर रहे हैं, बातें तो ये बड़ी अच्छी पहले भी कर रहे थे जब ये PTI के स्पोक्स पर्सन थे। और अल्लाह करे जो ये बातें कर रहे हैं पूरी कर सके, पर मैं इनके पास वो मैंडेट नहीं देख रहा इन चीजों को पूरा करने। अच्छा, MKM को कहाँ देख रहे हैं आप? MKM को तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खत्म ही कर दिया है। सिंध के अंदर चाहे वो कराची हो तो मेयर हमारा है, हैदराबाद हो तो मेयर हमारा है, सक्खर हो तो मेयर पीपल्स पार्टी का है, ये खास हो तो मेयर हमारा है। तो ये समझ भी गए हैं कि इनके क्या हालात हैं और ये इलेक्शन लड़ने को भी तैयार नहीं है। इलेक्शन लड़ना भी ये उनमें से हैं जो किसी भी तरह इलेक्शन को लेट करना चाहते हैं ताकि इनकी जो असल हकीकत है, जो इनका भांडा है, वो सब फटके की सबके सामने ना आ जाए। अच्छा, अब अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पूछा जाए तो वो ये समझते हैं कि मियाँ साहब के आगे कोई कानूनी रुकावट नहीं आएगी, और उनसे ये पूछें कि मियाँ साहब के उन्हें कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो सेकंड ऑप्शन कौन होगा? वो कहते हैं सेकंड ऑप्शन वाली कोई बात ही नहीं बनती। तो आपकी नज़र में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी कोई सेकंड ऑप्शन है या बिलावल साहब ही? हमारे पास एक ही ऑप्शन है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, और सदर जरदारी भी यही चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो बने। इसके अलावा मैं समझता हूँ कोई और लीडर रहा नहीं है जिसको आजमाया ना गया हो। पाकिस्तान की आवाम ने पूरे पाकिस्तान के आज जितने लीडर्स हैं सबको आजमा चुके हैं और अब उनकी उम्मीदें एक बिलावल भुट्टो साहब के ऊपर गामजन है। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इस सियासी मंजरनामे के ऊपर आगे चल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मद्दे मुकाबिल कैसी आएगी, राना साहब से जानते। राना साहब क्या समझते हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही थी तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या वो अतमाम हुज्जत के तौर पर ये बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जितना कुछ मिल रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाबी में कहते हैं पंजे की ऊँच, उसके बाद उनका ये बात करना तो इसी तरह है कि जैसे यासर साहब के एक किसी को झूठा दिलासा देना। जितनी इस वक्त स्पोर्ट, जितना इस वक्त माहौल और जितनी इस वक्त सबसे ज़्यादा सहूलतें अगर किसी सियासी जमात को मिल रही हैं तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। इसके अलावा तो कोई जमात नहीं है। मुझे चले कोई एक जमात का नाम बता दें। पीपल्स पार्टी अलहदा चीख रही है, वो है या सिंध और KPK के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब हैं। इसके अलावा मुझे कोई एक सियासी जमात बता दे जिसको ये सहूलतें मिल रही हों, जिसके लिए ये सब कुछ हो। वहाँ पर वज़ीर आला के इख्तियारात कम हैं, KPK में गवर्नर सब कुछ कर रहे हैं, ये शोर मचा है, सियासी शोर मचता है। बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर जनाब जो मुस्लिम लीग नून चाहती है वो हो रहा है, जहाँ पर जैसी तैनाती चाहती है हो रही है। आप उसको बड़ाए अब ये समझ लें कि सामने आके या बैक पे, लेकिन ये तो नज़र आ रहा है। क्या मुझे एक बात बताएं, आपका मेरा जहाज़ इस तरह किसी जगह रुक के हमला आंक सकता है?
क्या आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि जनाब ये जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये जो हाई सिक्योरिटी दी जा रही है, ये सारा कुछ दिया जा रहा है, क्या कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ था? अभी आप मुजरिम हैं, मैं फिर वही बात कहता हूँ, अभी आप मुल्ज़म नहीं हुए। जब आप मुल्ज़म हो जाएंगे तो फिर बात और हो जाएगी, जब आप मुजरिम हैं तो फिर बात और है। तो फिर ये गिला नहीं बनता कि प्रोटोकॉल हमें ग्राउंड पे वो सहूलत नहीं है जो होनी चाहिए, हमें बिल्कुल यकसा हमारे साथ ठीक सलूक नहीं किया जा रहा। मियाँ जुवेल लतीफ़ साहब भाई हैं, अल्लाह उनके भाई को जन्नत नसीब करे, अभी फौत हुए हैं तो मैंने जाना भी है उनके बाद ताज़ियत करने। लेकिन मैं अब एक बात कह दूँ बिल्कुल यासिर रशीद साहब, ये अब सिर्फ़ और सिर्फ सियासी तकारीर है, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं, सब कुछ है। आज उन्होंने कहा है ना जी कि खोल जिसको मियाँ साहब के हाथ खोल के जिसको मर्जी इलेक्शन मुकाबला, क्या मियाँ साहब के हाथ बंधे हुए हैं? आप बता दें मुझे, क्या बंधे हुए हैं मियाँ साहब के हाथ? हाँ बंधे तो हैं। किसके हाथ में, किस तरह बंधे हुए हैं? चलो अदालती ये फैसले से पहले तो बंधे ही हुए हैं। मुझे आपकी अकल पे भी आता है, लेकिन मैं कह नहीं सकता कुछ, क्योंकि आप प्यारे हैं उनके। तो मैं वैसे भी प्यारा आपका, मैं वैसे आपको यहाँ तलाश हो अकल से कह दिया करूँगा है। तो यहाँ मैं आपको माफ़ी दे दे, गलती हो गई, लेडीज होते तो मेरी ज़बान फिसल गई सर, मेरी ज़बान फिसल गई। मैं आप जो कहते हैं मैं मिन्नू तस्लीम करने को तैयार हूं। सर ना 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 आप मुझे इतनी ताज़ीम तकरीम से ना नवाजें सर, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। चले राजा रियाज कह देते हैं जी, आप ठीक हैं, खुश हैं? सर मिन्नू मजाक ना अपोजिशन लीडर नहीं कहते। बात यह है कि यासर साहब एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, बड़ी वाज़ेह है कि सारी कौम को बताया कि इस वक्त किस सियासी जमात को क्या पोजीशन मिल रही है। तमाम सियासी जमातों को एक जैसा माहौल मिले। मैं फिर कहता हूँ जिसको आइन में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है उसको इलेक्शन लड़ने दें, उनको जलसे भी करने दें, जिस सियासी जमात को भी ये इजाज़त है। तो उसके बाद आप मैदान देखें, जो इलेक्शन जीतता है उसको माना जाए। और इन तमाम सियासतदानों से पहले लिखवा लें कि आप में से कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, इनसे लिखवा लें कि आपको अवाम का फैसला मानना पड़ेगा। बदकिस्मती हमारी यह है कि हम अवाम का फैसला नहीं मानते। हम इसलिए नहीं मानते कि हम अवाम को समझते ही नहीं। अवाम को ये गोरे समझते हैं, अवाम को ये पागल समझते हैं। अवाम के वोट को खरीदना या अवाम के ज़मीर को खरीदना, ये समझना यही है। अब नहीं होगा ऐसा। अब आप 500, 1000, 2000, 3000 बंदों के साथ ये कर सकते हैं, 10,000 के साथ कर सकते हैं, 25 करोड़ लोगों के साथ नहीं कर सकते। अब जो नौजवान पढ़ा लिखा है, जो ज़ईफ़ आदमी जो है, जो समझता है, जो ख़वातीन समझती हैं, अब वो अपना फैसला कर चुकी हैं। अब आप कहें कि मैं 300 यूनिट दूंगा, मैं कल कहूँ मैं 500 यूनिट दूंगा, परसों आगे कोई और बंदा कहे जनाब मैं 1000 यूनिट करूंगा, जो नहीं कर सकते, जो इस मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है जिन इन हालात में, तो जो नहीं हो सकता तो हम क्यों कहते हैं? चलें, इसके ऊपर मजीद बात भी की जाती है कि इन हाल के अंदर मुमकिनात में से क्या है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा सेवेदार। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल के ज़राज़ुर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ जो कुर्बत है वो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की किस हद तक बढ़ेगी। मौजूदा अगर स्नैरियो देखा जाए, मौजूदा हालात में मौजूदा सियासत के जो तर्ज़ है उसको जमीयत उलमा इस्लाम किस नज़र से देखती है। मियाँ साहब की वापसी के हवाले से माजी करीब में जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ क्या था और क्या अब मौक़िफ़ में तब्दीली आई है, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रियात में तब्दीली आ चुकी है। तो इसी पर बात करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। मुफ्ती साहब, मौलाना साहब तो बड़ा कहते थे कि नवाज़ शरीफ साहब से ज़्यादती हुई, वो ये भी कहते थे कि उन्हें मुल्क में वापस आना चाहिए, वो ये भी कहते थे कि कुछ किरदारों का तयन होना चाहिए। लेकिन जब से वो वापस आए हैं तब से मियाँ साहब से, मैं अगर गलत नहीं हूँ, मुबालगा आराई से काम नहीं ले रहा, कोई राब्ता तक भी नहीं हुआ। क्या आपको मियाँ साहब के तर्ज़ सियासत में तब्दीली दिखाई दे रही है जिसकी वजह से राब्ता नहीं हुआ, या फिर राब्ता होने में अभी कुछ दिन बाकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब वापस तशरीफ लाए तो उन्हें अदालती बहरान का सामना है। तो उन्होंने जलसा तो किया, लेकिन जलसे के बाद फिर वो अपने अदालती काम में लग गए। उसकी वजह से वो सियासी बयानात और मुलाकातें और नशेब व फराज उसमें कुछ रुकावट है।
तो जैसे ही कुछ क्लियर होगा तो इंशाल्लाह मुलाकातें शुरू हो जाएंगी और आपको महसूस हो जाए कि राब्ता था और राब्ता है और राब्ता रहेगा इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून का दोबारा इत्तेहाद होगा और मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, ये तो आप नहीं कह सकते। देखो ना, कभी पीटीआई के दोस्त हमारे नाम से गालियां शुरू करते थे और हमारे नाम पर ही ख़त्म करते थे जलसे और तकरीर प्रेस कॉन्फ्रेंसें, और अब आप देखो कि वो हजरात आए हुए हैं और उनका बहुत अच्छा लहजा था। तो नामुमकिन होता है किसी एक बात पे खड़ा रहना, हालात बदलते रहते हैं। तो ये जो कहा जाता है कि सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं है, ये सच बात है। तो अभी से मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपकी इस बात की तायीद करूँ कि आइंदा फिर से हम इत्तेहादी होंगे। अच्छा, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानात से अग्री करते हैं, तायीद करते हैं उसकी, जो ये कहते हैं कि मियाँ साहब को लाडला फिर से बनाया जा रहा है, जो ये समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लिए मौजूद नहीं है, जो ये समझते हैं कि मियाँ साहब ने अपना जो बयानिया तब्दील किया है, इन्हें फिर किसी दूसरी सियासी जमात से गिला नहीं करना चाहिए? देखें ना, ये बातें दीवार के पीछे होती है ना, इसको आप अंदाजे से कह सकते हैं, आप इसको बतौर दलील नहीं पकड़ सकते। तो अभी मियाँ साहब आए हैं, एक बयान तो हमने सुना, अभी और बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी, तो जिस तरह उनकी वजाहत आएगी साथ हमारा मौक़िफ़ भी आ जाएगा। इसमें कुछ देर है, कुछ सब्र करना पड़ेगा यासिर आप लोगों। अच्छा, कुछ सब्र तो कर लेंगे जी, पूरी कौम सब्र कर रही है और आपकी तरफ देख के तो हम ज़्यादा सब्र करते हैं क्योंकि आप साबर लोग हैं। और आज तो आपके चेहरे पे रौनक भी बड़ी है, आज तो माशाल्लाह लगते हैं किसी शादी के फंक्शन में भी जा रहे हैं आप, बड़े हंसते मुस्कुराते रहते हैं। तो मुझे ये तो बता दें कि आगे मुस्तकबिल में आपको इलेक्शन कब नज़र आ रहे हैं? तो वो गूंगे की माँ समझती है गूंगे की जबान को, ना आप समझते हैं ना मैं समझता हूँ। आप भी लाए हैं, हम भी लाए हैं। अब गूंगे की माँ से पूछना चाहिए गूंगा क्या कहता है। नहीं, आप बेयकीनी का शिकार क्यों हैं? बल्कि आपके सारे लोग बेयकीनी का शिकार है। नहीं तो पाकिस्तान में यकीन कब आया है? ये तो ऐसा है ना, देखें जुल्फिकार अली भुट्टो को अदालती तौर पर कत्ल किया, तो फिर लोगों को जज के साथ खड़ा होना चाहिए था। हर साल उनकी बरसी मनाई जाती है, तो क्या वो जज के लिए दुआ खैर करते हैं? तो बेयकीनी तो होती है। यहाँ ऐसे हालात हैं, हमने जमहूरियत में सीखा नहीं है, हमने आवाम को अहमियत नहीं दी, अवामी नुमाइंदे भी किसी और को अहमियत देते हैं। तो जब ऐसा होगा कि अवाम समझे अब क्या होगा और अब क्या होगा, तो बेयकीनी तो आ जाती है। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला यहाँ आवाम को हुक्मरान बनाए और आवाम का अपना नुमाइंदा हुक्मरान बन जाए। मुफ्ती साहब, अगर मौजूदा तमाम मंजरनामा देखें, अभी तक के आप जलसे की तैयारियां भी देख लें, आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो बयानियाँ रख रही है और जो दावे कर रही है कि अगले वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब होंगे, ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के आपको ये मुस्तनद दावे लगते हैं? देखिए ना, कोई चीज़ें उसको आप भी नज़रअंदाज करते ना। अगर इमरान खान होते बाहर तो ये बयानिया न बनता। अब इमरान खान अंदर हैं तो उनको तो काउंटर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो अब ये काउंटर है। तो सियासतदान तो होते ही इसलिए कि वो इस्तेमाल हो जाए। अभी तक मियाँ साहब की नाअहली ख़त्म होने, अभी तक मियाँ साहब की सज़ा के ख़त्म होने का कोई फैसला भी जारी नहीं हुआ सर। आप नाराज ना हो, न मैं अदालतों पर यानी वो तौहीन नहीं करना चाहता। चले आप ये कह सकते हैं, हमारा तो ये कहना भी नहीं बनता। हमें उम्मीद है कि अदालतों से इंसाफ ही मिलता है और आप दुआ तो कर सकते हैं इंसाफ के लिए। चले ये तो बता दें कि इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल में आपका, वैसे ही चले मैं नहीं कहता गूंगे कि रब उसको गूंगा जाने, जो आपने एक कहा, ये तो बता दें कि सियासी राब्ते आपके सबसे ज़्यादा किसके साथ जारी है? नहीं, राब्ते तो सबके साथ हैं, मियाँ साहब के साथ, उनकी पार्टी के साथ, जरदारी साहब के साथ, उनकी पार्टी के साथ, और अभी तो वो असद कैसर साहब भी तशरीफ लाए, मोहम्मद अली दुरानी साहब भी उससे पहले आए, मोहम्मद अली खान भी आए,
और बैरिस्टर सैफ भी आए, तो देखें ना मौलाना फजल रहमान साहब को जो तर्ज सियासत है वो बहुत ज़्यादा काबिल तकलीद है। इसमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है, इसमें कोई इस तरह नहीं है कि नफरत की जाए। वो सियासी गुंजाइश की बात करते हैं और हर एक आदमी के एहतराम की बात करते हैं। ये सब अवाम पाकिस्तान जिसका एहतराम करें, हमें भी उसका एहतराम करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा पोलाइट या बहुत ज़्यादा एतदाल की सियासत अगर आप कहते हैं तो मानना चाहिए कि वो मौलाना फजल रहमान साहब का है। लिहाजा हमारे राब्ते की से बंद नहीं होते, हम एवर शाइन होते हैं राब्तों के अंदर। तो इंशाअल्लाह तमाम लोगों से राब्ते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई मुस्तकबिल में राब्तों में कोई तो मायूसी। पीटीआई वफ्द के साथ बातचीत क्या हुई है? देखो, बातचीत को तो दोनों जमातों ने खुफिया रखा और खुफिया रखनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं हम ताज़ियत के लिए आए, तो 1.5 घंटा ताज़ियत तो नहीं होती ना, 1.5 घंटे बहुत कुछ होता है। तो उस वक्त के अंदर मोहम्मद अली खान थे, असद चले आप कहते हैं खुफिया रखा है। वो जो मौलाना की इमामत में नमाज हुई है वो ये कहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फे ने उसकी तशहीर की। नहीं, मैं सारी बात करता हूँ। तो बैरिस्टर सैफ साहब का इंटरव्यू आ गया है और उन्होंने कहा है कि हम इसलिए मिले हैं कि तलखियाँ ख़त्म हो और मुस्तक़बिल में हम एक साथ बढ़े। तो ये तो एक अच्छा बयान है। यानी देखा, इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आया था कि सियासी जमातों को गुंजाइश पैदा करनी चाहिए एक दूसरे के लिए। तो जाहिर है आप किसी और से बात करते हैं जो सियासी क्लब का आदमी नहीं है और उसे कहते हैं कि आप गुंजाइश पैदा करो, आप ऐसा करो। तो आप सियासतदान आपस में बैठे। मुफ्ती साहब मौलाना फजल रहमान साहब वज़ीर आज़म या सदर, दोनों में से किसके उम्मीदवार हैं? जी की भी नहीं, और मौका मिले तो दोनों को हमारे लिए अछूत नहीं है। लेकिन ये कोई और ये समझौता नहीं है कि आप हमें ये बनाए हम वो बनेंगे। हम लोग अखदार के लोग हैं, ठीक ठाक बात करते हैं, सामने करते हैं। एक मौका आया था कि मौलाना फजल रहमान साहब फेवरेट सदारत के, कि जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब बन गए वज़ीर आज़म, तो उसी इत्तेहाद में हमारे बिलावल साहब बन गए वज़ीर खारजा। तो ज़रा इत्तेहाद ना होता तो वज़ीर खारजा तो नहीं बन सकते थे। तो फिर हमारा भी ये हक था कि हम भी कोई अच्छा सा ओहदा ले लें और अपनी पार्टी को और नुमाया करें। तो उस वक्त हम उम्मीदवार थे और हालात भी ठीक थे। लेकिन ये कि अब ये कहा जाए कि आइंदा के लिए आप सदर तो कोई ओहदा नहीं है, ये तो एक आदमी को आप कैद करो। यानी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हो गए ना। अब वज़ीर आज़म के लिए तो हम जो कर रहे हैं, यानी ये कोई बुरी बात तो नहीं है। लोग हमें कहते हैं बात चेयरमैन सेनेट पे ले जाएं। नहीं, खैर है, देख हम सौदा वाले लोग नहीं हैं। देखें, बिलफर्ज तकदीर अब कोई बात नहीं होगी। और कल कला अगर हमारे लोग ज्यादा हुए तो हम चेयरमैन सेनेट बनने में कोई ममनू तो नहीं है। लेकिन ये कि इस बुनियाद पर सियासत की जाए कि आप हमें कुछ दो और कुछ लो। चेयरमैन सेनेट ज्यादा बंदे होने पे बनता है। आपने मुश्किल सवाल पूछा है सर, ये तो बहुत आसान सा सादा सा सवाल है, मासूमाना। दोबारा जेल नहीं जाना चाहता। सर, आज आईपीपी के जलसे के हवाले से आप क्या राय रखते हैं जो उन्होंने मंशूर पेश किया? मेरा ख्याल है इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। उनको सख्ती में इमरान खान को नहीं छोड़ना चाहिए था। अब हमारे इमरान खान से इख्तिलाफ की गुंजाइश भी होती है, लेकिन दो हालतें होती हैं। जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप साथ होते हैं, और जब वो जेल में जाते हैं तो फिर ज़मीर मुतमईन नहीं होता कि जेल के साथ साथ इनको छोड़ें। इनको जरा इंतजार करना चाहिए था, इनको एकदम जमात नहीं तोड़नी चाहिए थी। देखो, इन लोगों को वोट मिला इमरान खान के नाम से। अब जब इमरान खान का नाम इनसे हट गया है तो ये एक जलसा तो कर सकते हैं लोगों को जमा करके। ज़ाहिर है हमारे जहांगीर तरीन साहब बहुत मालदार आदमी है, इतने लोग तो आ जाएंगे। लेकिन जो पॉपुलरिटी होती है, मकबूलियत होती है, महबूबियत होती है और आवाम का खिंचाव होता है, वो नहीं होगा। मैं इनके बारे में यही राय रखता हूँ, हमारे सूबे पर हटक साहब है, मैं उनके बारे में ये राय रखता हूँ कि इन दोनों से बहुत बड़ी सियासी गलती हो गई है। इनको वक्त का इंतजार करना चाहिए था, जो बेसब्री में नहीं कर सके या किसी के बहलावे पर नहीं कर सके, तो ये बहुत बड़ा नुकसान खाएंगे। इस जलसे से तो हमें और मायूसी मिली। ये कोई अवामी जलसा थोड़ा ही था। राणा साहब, अवामी जलसा उन्हें लगा नहीं, कहते मायूसी। अवामी जलसा नहीं लगा तो फिर मीनार बक्सर वाला जलसा आपको अवामी लगा? हाँ भैया, आदमी 3 दफा वज़ीर आज़म बने और कोने कोने से लोगों को बुलाए। खुद ने कहा गिलगित वालों और कश्मीर वालों और कराची वालों
तो इतना तो बनता है। ये मीनार पाकिस्तान कौन सा बड़ा ग्राउंड है, हाँ 40,000 कुर्सियां लगाए तो 40 भी नहीं बनेगी तो फिर तो मुस्लिम लीग ने उनको मरना चाहिए था। तो वो इतना था कि अवामी तो आप ना कहें कारकुनों का एक बड़ा इज्तिमा था। अच्छा मुफ्ती साहब, एक आखिरी सवाल, आपने माजी करीब के अंदर ये कहा था कि इस वक्त ये जो महंगाई है इसका खमियाजा हमें कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा, लेकिन अवामी राय तब्दील होने में वक्त लगेगा। क्या आप समझते हैं कि महंगाई को भूल के अवामी राय तब्दील हो चुकी? नहीं, हम जब ग्राउंड में जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि कुछ गलतियां हुई है, लेकिन एक अजीब बात यह है ना कि इसका किसी को फायदा भी नहीं मिलेगा ना। इमरान खान भी इस गुनाह में शामिल है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब 16 महीनों के शामिल रहे और हम उनके एक स्टेक होल्डर तो नहीं थे, पार्टनर थे। तो इतना बोझ तो हम भी उठा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि लोग भूल गए हैं। अगर लोग भूल जाएं तो फिर तो हालात और बेहतर हों, लेकिन चूंकि माहौल ऐसा बना है कि अगर इमरान खान इस गुनाह में शामिल न होते महंगाई के और अकेले हम ही होते तो हमारे खिलाफ बहुत बड़ा गैज़ व गज़ब होता, और या हम शामिल न होते अकेले वही होते तो उनके खिलाफ गैज़ व गज़ब होता। अब ये कि आपने अपने हिस्से का गुनाह सबने किया है तो इतनी नदामत, बचाव भी है। अपने हिस्से का गुनाह तो सभी ने किया है, अब देखिए नदामत किसको कितनी है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब इस हवाले से अपना वक्त देने। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।